बुलेटिन में सबसे पहले आपको देंगे संसद का अपडेट। मणिपुर के मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार अब तक नए मोड़ पर पहुंच गई है। लोकसभा में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी है। स्पीकर ने नियमों के तहत 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के बाद कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का वक्त सभी दलों से बातचीत के बाद तय किया जाएगा। मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि उन्हें पता है कि लोकसभा में विपक्ष के पास कितनी संख्या है, लेकिन वह अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मणिपुर के लोगों को संदेश देना चाहते हैं। इंडिया अलायंस को पता है कि लोकसभा के अंदर हमारी क्या संख्या है, लेकिन ये बात सिर्फ संख्या की नहीं, ये बात मणिपुर की इंसाफ की लड़ाई और मणिपुर के भाइयों और बहनों को आज एक संदेश जाए कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस मणिपुर के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और उनके हक की लड़ाई आज हम सदन के अंदर लड़ रहे हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर हमला बोला है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष चाहे जो कर ले, देश की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है। को नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दें। इस बीच संसद के दोनों सदनों में हंगामा आज भी जारी है। हंगामे के बीच सरकार बिल पारित कराने में जुट गई है। संसद के आज के हाल पर बातचीत करने के लिए अब चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, आज संसद में क्या कुछ खास रहा? अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की क्या रणनीति है आगे? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा खास तो यही रहा कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और अगले हफ्ते इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और फिर इस पर वोटिंग कराई जा सकती है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव रहा, इसके आसपास ही संसद भवन के अंदर और परिसर में काफ़ी गहमा गहमी रही और जैसा कि अभी हम देख भी रहे थे, कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव पास करा लेगी। विपक्ष इस बात को लेकर बिल्कुल भी कहीं मकसद नहीं रख रही है। विपक्ष को ही पता है कि संख्या बल के हिसाब से सरकार की संख्या काफी ज्यादा है, अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। अकेले भाजपा की संख्या 330 है लोकसभा में, उनके समर्थकों को मिला लिया जाए तो ये संख्या 330 से भी ऊपर चली जाती है, तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, यह तय है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश होगी विपक्ष की। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री आए, मणिपुर मामले पर बोलें और अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान सरकार को घेरने के और भी कई सारे मुद्दे यहां पे रखे जाएंगे विपक्षी सांसदों की तरफ से। तो एक तो ये कि सरकार को घेरने की रणनीति होगी, दूसरा कि क्या सरकार इस पर घिरती हुई दिखेगी, तो सरकार की भी तैयारी इसमें काफी मजबूत दिख रही है। सरकार के जो सांसद थे उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा चिंता जैसी कोई बात नहीं दिख रही है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, बल्कि कई लोग तो इसको एक मौके के तौर पर देख रहे हैं कि इसके जरिए सरकार ये बताएगी कि आखिर मणिपुर तो छोड़िए, बाकी राज्यों में क्या हो रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे राजस्थान हो, वहां पे महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है वो बातें काफी जोर शोर से रखने की कोशिश सरकार करेगी अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा के दौरान। इस चर्चा के दौरान बीच में गृह मंत्री अमित शाह भी बोल सकते हैं, इसकी संभावना काफी ज्यादा है, जिसमें मणिपुर के मौजूदा हालात, उससे पहले हालात और असली वजह क्या है इसकी बात रखेंगे। और जब बात मणिपुर की आएगी तो उसके जरिए सरकार पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के हालात पे बातचीत करेगी। जो लुक नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी सरकार की रही उसकी उपलब्धियों को सरकार गिनाएगी और सरकार ये भी बताएगी, जो बार बार उपलब्धि बताती भी रही है कि जब से वो आई है तब से नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा शांति बहाल हुई, तो इसको उपलब्धि के तौर पर सरकार रखेगी। और नॉर्थ ईस्ट के पहले के जो इतिहास है, हिंसक इतिहास जो है, उसको भी सरकार कुरेदेगी और उसके जरिए विपक्ष को बैकफुट पर लाने की कोशिश करेगी। तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए सरकार की रणनीति यह होगी कि विपक्ष को दरकिनार किया जाए, विपक्ष की रणनीति होगी कि सरकार को दरकिनार किया जाए। हालांकि अगले हफ्ते जब चर्चा होगी तो काफी दिलचस्प चर्चा रहने वाली है, लेकिन इस बीच सरकार की रणनीति है कि हंगामा
हंगामा भले ही होते रहे, लेकिन सदनों में कामकाज जारी रखा जाए। इस वजह से राज्यसभा में एक बिल यहां पे लाया गया। लोकसभा में आज 5 बिल रखे गए। लोकसभा की कार्रवाई हालांकि स्थगित कर दी गई है। कल लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, तो फिर बिल पास करने का सिलसिला जारी रहेगा। जी चलिए, तो ये रहा संसद का अपडेट। गतिरोध जारी, लेकिन सरकार की कोशिश की तमाम गतिरोधों के बीच भी बिल्स जो हैं उन्हें पास कराया जाए। इधर अविश्वास प्रस्ताव पर बातें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। इधर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पीएम मोदी ने 5 साल पहले ही साल 2019 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने की भविष्यवाणी की थी। देखिए वीडियो। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। तो चलिए, नजर रहेगी संसद में और क्या कुछ घटता है, राजनीतिक गिलारियों में और गलियारों में और क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं बाजार की। आज जुलाई सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में हमने जोश देखा। बाजार आज बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 351 अंक चढ़ा है और 66,707 पर पहुंचा है, तो निफ्टी 98 अंक चढ़कर 19,778 पर बंद हुआ है। सबसे ज्यादा तेजी पीएसयू बैंक, रियल्टी, इंफ्रा शेयरों में रही। तो चलिए डिटेल लेते हैं। हमारे साथ हैं सुमित। तो सुमित, बाजार आज चढ़कर बंद हुआ है, लेकिन अगर हम आपसे एक्शन की बात करें तो वो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला? देखिए, आज हैवी वेट्स का बोलबाला था, पीएसयू बैंकिंग का बोलबाला था, जिसके दम पर इंडिसेस में अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। और टॉप गेनर्स जो हैं इंडिसेस में आपको सब हैवी वेट ही दिखाई पड़ेंगे। एल&टी 3.5% की शानदार तेजी, सिप्ला नंबर के बाद 1.5% चला। आईटीसी 2% ऊपर और ब्रिटानिया करीब 2% की तेजी यहां पे बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में प्रेशर था नंबर्स के बाद। M&M करीब 1.5% नीचे और अपोलो हॉस्पिटल करीब 1.25% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आइडिया, न्यूज फ्लोज या बज के बीच में स्टॉक में बड़ी तेजी रही। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक 10% की तेजी, शोभा 10% ऊपर और ज्योति लैब लगातार मोमेंटम में नंबर्स के बाद करीब 313 रुपए पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में न्यूज फ्लो के दम पे कैनफिन होम 10% नीचे, त्रिवेणी इंजीनियरिंग नंबर्स के बाद 7% टूटा, दीपक फर्टिलाइजर 6.5% नंबर्स के बाद और कीस्टोन रियल्टर 4.5% के आसपास बिकवाली यहां रही। और पीएसयू बैंकिंग बास्केट में पीएनबी नंबर्स के बाद चला यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सब में करीब 1.5 से लेकर 3.5% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। तो हैवी वेट्स, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक्स जिसके दम पे आज बाजार में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। इधर भारतीय कंपनियों के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहद पॉजिटिव है, ऐसा कहना है मार्क्यूलस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी का। उन्होंने आगे कहा कि एआई की दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है और इससे भारतीय कंपनियों को काफी फायदा हो सकता है। हमारे रिसर्च के मुताबिक एआई इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। स्पेसिफिकली जो लार्जर प्लेयर्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस प्रकार के जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये बेहद पॉजिटिव है। किस लिए ऐसा है? तो पहली बात है कि जो विश्व के जो बड़े कंपनीज है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज मान के चलिए, उनका अभी भी सिर्फ 30% माइग्रेशन क्लाउड में हुआ है। 70% माइग्रेशन, 70% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज अभी भी क्लाउड से बाहर है। एआई की वजह से इनका क्लाउड की तरफ जाना और जरूरी बन जाता है और अर्जेंट बन जाता है। एआई का जो खुद का काम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगले महीने से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर अगर आप एआई चाहते हो तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एआई का जो खुद का पेनिट्रेशन है हर प्रकार के एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में, वो सेल्स फोर्स हो, एसएपी हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, वो धनाधन बढ़ेगा अगले 1 साल में। फार्मा सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने मेडटेक पीआरआईपी स्कीम को मंजूरी दे दी है। डिटेल के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, क्या है ये पूरी स्कीम और किससे इसको फायदा होने जा रहा है? देखिए, पूरी स्कीम यह है कि फार्मा सेक्टर में
खासतौर से टेक्नोलॉजी जो फार्मा सेक्टर में इस्तेमाल होता है उस सेक्टर में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए सरकार ने एक स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और अगले 5 साल के लिए स्कीम लागू होगी, 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक के लिए। इस स्कीम के तहत जो भी कंपनियां जो इनोवेशन पे खर्च करेंगी, प्रोजेक्ट लगाएंगी, उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा सरकार इंसेंटिव के तौर पर देगी ताकि उस प्रोजेक्ट को लगाने की तरफ कंपनियां और ज्यादा आकर्षित हो। ऐसा इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि भारत में जो फार्मा सेक्टर है उनका रिसर्च और इनोवेशन पे खर्च जो है वो खर्च काफी कम है। अगर विकसित देशों के मुकाबले तुलना करें तो वहां पे जहां करीब 30 से 35% है, यहाँ पे मुश्किल से 6 से 7% खर्च होता है। तो सरकार चाहती है कि उस खर्च को बढ़ावा दिया जाए ताकि फार्मा सेक्टर में नई नई खोज हो और इसमें आत्मनिर्भर बना जाए। तो न सिर्फ निजी कंपनियों को सरकार इंसेंटिव देगी इस स्कीम के तहत, इसके अलावा जो 7 फार्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे ताकि वहां भी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए और अच्छी गुणवत्ता वाले रिसर्च वहां पे किए जाए। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अब इसकी गाइडलाइन आएगी, गाइडलाइन आते ही इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के प्रगति मैदान में नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने कॉम्प्लेक्स के पूजा और हवन समारोह में हिस्सा लिया। G20 समिट के लिए इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के पूरे कॉम्प्लेक्स को नया रूप दिया गया है। आज शाम को प्रधानमंत्री गणमान्य अतिथियों के बीच भव्य कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। यह कन्वेंशन सेंटर दुनिया के टॉप 10 सेंटर्स में से एक होगा। पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री ने इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण में शामिल श्रमजीवियों का सम्मान भी किया। सम्मानित किए गए श्रमिकों ने प्रधानमंत्री से मिलने की खुशी जताई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी डायरेक्टर संजय कुमार के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग रखी है। यह अर्जी आज दाखिल की गई। इस पर कोर्ट ने गुरुवार यानी कल 3:30 बजे सुनवाई करने की सहमति दी है। बता दें कि 11 जुलाई को 3 जजों की बेंच ने ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल के विस्तार को अवैध ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर कानूनी है। इसके बाद उन्हें 31 जुलाई तक पद छोड़ने के लिए भी कहा गया था। करगिल विजय दिवस के 24 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरों की शहादत को याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि करगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूं। जय हिंद। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के द्रास में कार्यक्रम में शहीदों के बलिदान को याद किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध में हमने LOC पार नहीं की थी, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ी तो LOC पार करेंगे। हम उन बजरंगबली के उपासक हैं जो सूर्य को भी चुटकियों में निगलने की क्षमता रखते हैं, पर साथ ही हम बजरंगबली की भांति मर्यादित और धर्म से अनुशासित भी हैं। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर LOC पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने LOC पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम LOC नहीं पार कर सकते थे। हम LOC पार कर सकते थे और हम LOC पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LOC हम पार करेंगे। चलिए खबरों में यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें आपके लिए। आवाज समाचार अब कुछ और खबरें। देश में बारिश कहर बनकर बरस रही है। दिल्ली और नोएडा सब पानी पानी हो चुका है। हिंडन नदी के उफान के चलते बाढ़ का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। नोएडा के सभी स्कूल कॉलेज बारिश के चलते बंद कर दिए गए हैं। इधर गुजरात और महाराष्ट्र में भी जोरदार बारिश है। मुंबई, ठाणे, पालघर के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन बारिश रेड अलर्ट जैसी हो रही है। वहीं गुजरात और गोवा के लिए रेड अलर्ट है। हिमाचल में भी बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं। नोएडा में बाढ़ के हालात पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्या स्थिति है? जो तस्वीरें हैं अभी तक वो डराने जैसी हैं। पानी पानी, हर जगह पानी है। क्या आज कोई रिलीफ दिख रही है या हालात वैसे ही बदस्तूर बने हुए हैं? देखिए, हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बारिश के ऑरेंज अलर्ट आया और खासतौर से बताया गया कि मंगलवार से बारिश और बढ़ेगी,
तो उसके बाद से हालत बहुत खराब हो गए। मैं आपको एक जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है उस लोकेशन पे हूँ, और ये मेरे पीछे जो है एक बहुत बड़ा यार्ड है। यहाँ पर ओला उबर की बहुत सारी गाड़ियां, 300-400 गाड़ियां यहाँ पर हैं, जो पूरी पानी में कल जो दिख भी रही थी थोड़ी सी, आज पूरी सबमर्ज हो गई हैं, डूब गई हैं। इसके अंदर सारी गाड़ियां, 300-400 गाड़ियां दफन है। आप पीछे देख सकते हैं लोकेशन, और एक लोकेशन जो है ये ग्रेटर नोएडा का जो पुराना तुसियाना गांव है, और साथ ही पीछे इधर बाई तरफ कुलेसरा गांव है, उसका इलाका है। और यहाँ के गांव वालों का यही कहना है कि करीब 40-45 साल के बाद इस तरह की बाढ़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, हमारे पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है, बाढ़ के लिए हमने कभी कोई इंतजाम नहीं किया। और आज जब स्थिति ऐसी है जिसमें और ये अलर्ट है कि और बारिश होगी, और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है, खासतौर से क्योंकि ये जो पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें दिख रही हैं, इसके साथ ही हिंडन नदी है। और हिंडन नदी चूंकि बहुत ही छोटी नदी थी, उसमें पानी लगभग नहीं होता था, लेकिन इस बारिश की वजह से एकदम बाढ़ के हालात है। आप पीछे गांव देख सकते हैं, पूरे गांव डूबे पड़े हैं। कुलेसरा गांव, तो पुराना तुसियाना गांव, सारे गांव डूबे पड़े हैं। और ग्रामीण जो है यमुना के हिंडन के पुश्ते पर, यानी कि ऊंची जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पूरा सबमर्ज है, पानी में डूबा हुआ है। और वो तस्वीर भी काफी आप देखने में लोगों को हैरत में डाल रही है कि किस तरह से 300-400 गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं। अब यहाँ पे जो ग्रामीण है उनसे उनका हालचाल जान लेते हैं, क्या उनकी स्थिति है। यहाँ पर तो कभी बाढ़ आया है पहले? कभी नहीं आई भाई, 40 साल बाद ये बाढ़ आई है जी। 40 साल बाद बाढ़ देखने मिल रहे हैं। देखो कितना नुकसान हो चुका है, घर में पानी भर गया है, पुस्तक के ऊपर पड़े हैं, और नहीं खाने पीने को, बच्चे परेशान है, हम खुद परेशान है, बहुत परेशान। कितने घर डूबे होंगे इधर पीछे? जो 400-500। आप बताओ जी। 400-500 घर डूब गए हैं। हमारे ज्वार बाजरे भैंसन को खाने वाला जो चारा है सब कुछ खत्म हो गया। जी, कुछ नहीं बचा। आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे जो ये पीछे जो जिसमें 300 के करीब 400 करीब गाड़ियां डूबी पड़ी हैं, ये किसका यार्ड है? ये यार्ड जो बताया जाता है ओला उबर का है। जिस टाइम जब लॉकडाउन लगा था तो इन्होंने यहाँ कैंपस बना लिया था काफी बड़ा, जिसमें 400-500 गाड़ियां मौजूद है अभी भी। तो ये वो तस्वीरें हैं और लोग हैं जो बता रहे हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। आप आज देखिए कैसे इतिहास खुद को कभी कभी दोहरा देता है। 26 जुलाई है, 2005 की घटना है। मुंबई में इतनी जोरदार बारिश हुई कि पूरा शहर भौचक रह गया। इतना पानी एक साथ गिरा जिसे संभालने के लिए शहर तैयार नहीं था। और कुछ वैसी घटना वो बता रहे थे, हिंडन नदी में कभी इतना पानी नहीं होता था, पानी अचानक से आया तो हालात आप देखिए क्या हो गए हैं। तो 26 जुलाई का वो दिन 2005 मुंबई नहीं भूला, और आज 26 जुलाई है। और फिलहाल ये तस्वीरें, आज मुंबई में भी काफी बारिश है, लेकिन ये तस्वीरें आपको देश के उस हिस्से यानी दिल्ली से राजधानी से आ रही है जहां कभी इतनी बारिश देखी नहीं गई थी। चलिए आगे बढ़ जाएं। आपको बता दें कि आज कंज्यूमर अड्डा में हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो सैमसंग अपने नए फोल्डेबल फोन पर से पर्दा उठा रहा है आज ही। तो कैसे बढ़ रहा है ये फोल्डेबल फोन का क्रेज, और इस वक्त कौन सा फोल्डेबल फोन आप ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। काफी सारे मॉडल्स आ गए हैं, लेकिन उसमें जो अग्रणी है सैमसंग, वो आज 2 नए मॉडल्स के साथ आ रहा है। डिटेल पे बातचीत करेंगे 5:57। आज का कंज्यूमर अड्डा फोल्डेबल फोन है पैसा वसूल। जरूर जुड़िएगा।